चलो, आज हम लोग केमिस्ट्री का नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारे पहले से दो या तीन चैप्टर हो चुके हैं और इसमें जो हम लोग क्लास करने वाले हैं ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। एनसीईआरटी में आप देखोगे फोर्थ चैप्टर मिलेगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, दैनिक लाइफ में हमारे जीवन में इसका यूज़ क्या है, इसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक। तो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें हम लोग जो मेन क्लास करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, मतलब पूरे चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, आपने रिएक्शंस देखी होंगी कि हम जो केमिस्ट्री में जब आप कोई कंपाउंड बनाते हो, जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, रिएक्टेंट्स है प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास में एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, जिसको आप अभिकारक और उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक से अगर आपको उत्पाद बनाना है, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे आप चाय बनाते हो तो आपने पानी मिलाया, चीनी मिलाई, दूध मिलाया, ये सारी चीज़ें मिलाई, ये आपके अभिकारक हैं। मिलाने के बाद में जो तैयार होकर बन जाता है उसको आप उत्पाद कहते हो या फिर प्रोडक्ट कहते हो। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं कराते हो तो उसमें यही एक प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना होता है। अब इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए दो तीन चीज़ें आपको पता होगी कि यहाँ पर क्या होती है, अभिक्रिया होती है, मतलब रिएक्शन होती है। अब रिएक्शन जब आप कराओगे तो रिएक्शन की कुछ ना कुछ स्पीड होगी। पहली बात भाई, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो उसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी, तो कहीं पर इसकी स्पीड होगी कोई ना कोई, मतलब रिएक्शन किसी रेट से हो रही होगी, किसी स्पीड से हो रही होगी। तो यही चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो कि इसमें रिएक्शन की स्पीड पढ़ोगे, इस स्पीड को कौन कौन से लोग प्रभावित करेंगे। जब अभिकारक से अगर हमको उत्पाद बनाना है तो इसमें जो रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन को आप कैलकुलेट कैसे करोगे। दूसरा, इसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, कितनी स्पीड होगी कैसे बताओगे। अगर आपको रिएक्शन दी जाती है तो आप स्पीड कैसे बता दोगे, और वो स्पीड किस किस पर निर्भर करती है, आप इस क्लास में वो पढ़ने वाले हो। दूसरी चीज़ आप इसमें देखने वाले हो कि अगर हमारे पास में, जैसे आप रिएक्शंस भी कई टाइप के पढ़ रखे होंगे। मान लेते हैं हमारे पास में एक तीव्र अभिक्रिया होती है, तीव्र, ठीक है, दूसरी मंद अभिक्रिया होती है, और तीसरी क्या होती है, एक तीव्र हो गई, एक मध्यम अभिक्रिया हो गई और एक मंद हो गई। ठीक है, मध्यम हो गई और एक मंद हो गई। तो ये तीन टाइप की हम रिएक्शन देखने वाले हैं कि कोई स्पीड में रिएक्शन होगी, कहीं पे रिएक्शन मीडियम होती है और कहीं पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी। तो स्लो मीडियम को तेज कैसे किया जाए, या कौन कौन से यहाँ कारक है जो इसकी स्पीड को प्रभावित करेंगे, वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इस पूरी क्लास में। जो चीज़ हमें इस रिएक्शन में, इसका अगर दैनिक लाइफ का एग्जांपल देखें कि ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो ज़्यादातर ये जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में जो आप देखे होंगे, डॉक्टर, आपने दवाई खाई तो दवाई खाने के बाद में, अगर आप मेडिकल साइंस में देखो, दवाई खाने के बाद में वो कितनी देर में असर करता है, ये रिएक्शन जो कैलकुलेट किया जाता है वो इसी के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है कि आपने दवाई खा ली, दवाई कितनी देर में अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, वो टूट जाएगी दवाई आपके पेट में। जब आप खाओगे तो कितनी देर में असर करना स्टार्ट करेगी, तो वो अभिक्रिया की स्पीड ही तो बताएगी कि कितनी तेज़ आपके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए देखो, आप दवाइयाँ खाओ तो कोई देर में असर करते हैं, कोई तुरंत इंस्टेंट रिएक्ट कर जाती है दवाई। अगर आप कोई ले लेते हो, कोई एनर्जी आपके नहीं, आप रनिंग करने जाते हो, एनर्जी बूस्टर आप ले लेते हो। तो ये खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, इनमें भी हम लोग के इस साइंस का यूज़ करते हैं, रासायनिक बलगतिकी का फिर केमिकल काइनेटिक का यूज़ करके वहाँ पर हम लोग उसकी रिएक्शन की स्पीड को कैलकुलेट करके बता देते हैं कि कब ये जो दवाई आपने खाई है ये कितनी देर में आपके बॉडी के अंदर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो दैनिक लाइफ में जो डेली यूज़ में हमारी लाइफ में है, वो यहाँ पर केमिकल काइनेटिक का ये यूज़ है। और भी बहुत सारी जगह पर केमिकल काइनेटिक्स का यूज़ है। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो, जैसे कोई इंडस्ट्री में आप गए, प्रोडक्ट बनाए, तो ये चीज़ें मिलाने के बाद में हमें ये तैयार होकर मिलेगा, तो
तो उसका प्रोसीजर जो आपने मिलाया है, बनाया है, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो टाइम भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी रिएक्शन को होने में कितना टाइम लगता है। जैसे आपने कोई चीज़ बनाई, मिला दिया, अब आपको एक लिमिट है, जैसे आपने घर पे कुछ कोई चीज़ पका रहे हो, दो चीज़ें आपस में मिला के उसको गर्म करना स्टार्ट किया, ऐसा तो नहीं कि वो जैसे गर्म करना स्टार्ट करोगे वैसे ही बन जाएगी, या फिर गर्म करते रहोगे एक दिन बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो एक लिमिट टाइम होता है, उस टाइम ड्यूरेशन में रिएक्शन कंप्लीट होगी, वो चीज़ उतनी देर में पक जाएगी। तो ये हमारा क्या है, इसी के थ्रू हम केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू ही ये सारी चीज़ें निकाल पाए हैं कि किसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक बलगतिकी या फिर केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी जो है इसकी डेफिनेशन है, ये है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड बताते हैं। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया जो स्पीड है, ठीक है, जो इसकी स्पीड है या फिर इसकी जो गति है रासायनिक अभिक्रिया की, वो किन कारकों के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, निर्भर करने वाले कारक, निर्भर करने वाले कारक। तो रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम क्या करें, किसी भी रासायनिक के अंदर होने वाली उसकी स्पीड, उसका टाइम, और वो किन किन पदार्थों पर निर्भर करता है, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी की जिसमें हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसे हम बोलेंगे रासायनिक बलगतिकी। तो हम लोग अभिक्रिया, जो हमारे पास अभिक्रिया है, फर्स्ट हो गई तीव्र अभिक्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया का जैसे मैंने एग्जांपल लिया, या कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने कोई चीज़ जैसे ही डाला और डालने के बाद वो रिएक्शन करना स्टार्ट कर दे, और तुरंत रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दे। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 जिसको आप कहते हो। AgNO3 अगर आप इसको NaCl में डालते हो तो ये तुरंत रिएक्ट करेगा। जैसे ही रिएक्ट करेगा, मतलब इंस्टेंट रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बना लेगा, ये AgCl बना लेता है यहाँ से, और प्लस में यहाँ से क्या बना लेगा, AgCl, और यहाँ से बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना लेगा। तो ये तुरंत रिएक्ट करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो जस्ट रिएक्ट करती हैं, मतलब टाइम भी नहीं लेती हैं, बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाती हैं, उसे हम लोग बोलेंगे तीव्र अभिक्रियाएं। और इसके बाद में है मध्यम अभिक्रियाएं, कि मध्यम अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो मध्यम अभिक्रिया में जैसे हमारे पास में स्टार्च होता है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, ये सारी रिएक्शन है, मतलब स्टार्च, ग्लूकोज, इनका अगर आप जल अपघटन कराते हो तो थोड़ा समय टेकिंग रिएक्शन है। ऐसे नहीं, जैसे आप कोई चीज़ लेते हो, अगर आपने ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज लेने पर क्या होता है, वो अंदर जब जल अपघटन उसका होता है तो उससे एनर्जी रियली बनती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं आपने जैसे ही दवाई खाई और एनर्जी, आप बॉडी के अंदर एनर्जी आ गई। तो जो आप दवाइयाँ भी लेते हो वो क्या है, वो मध्यम अभिक्रियाएं हैं, वो धीरे धीरे प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। जो आपने मेडिसिन जो अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराते हो, लेते हो, ऐसा नहीं, सारी दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो तुरंत रिएक्ट करती हैं। जैसे आपको पेन हो रहा है, आप जाते पेन किलर ले लेते हो, या फिर आपको इंजेक्शन लगवा लेते हो, तो इससे क्या होती है, आपका पेन बंद हो जाता है। तो ये वो रिएक्शंस वहाँ पे तुरंत होती है, लेकिन कुछ दवाइयाँ होती हैं जो धीरे धीरे असर करती हैं, उसे मध्यम अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो मध्यम अभिक्रिया में यही आप एग्जांपल कर सकते हो, ग्लूकोज जैसे हो गया हमारे पास में, ग्लूकोज है या स्टार्च है। ठीक है, ये सब पढ़ोगे आप कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में, ग्लूकोज, स्टार्च हम लोग पढ़ाएंगे, वहाँ पर इसका जल अपघटन फिर से भी देखेंगे। इनका अगर आप जल अपघटन कराते हो, क्या कराते हो, जल अपघटन कराते हो, इनको पानी में डालकर अगर कोई रिएक्शन कराते हो, घोलते हो, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा धीमा है, मतलब तीव्र नहीं है, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तीसरा एग्जाम्पल है कि मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं का एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन है। मंद अभिक्रियाएं आप डेली लाइफ में देखते हो। मंद रिएक्शन कौन सी होती है, जो बहुत स्लो रिएक्शन होती है। ये स्लो रिएक्शन क्या होती है, जैसे आपने कोई आयरन की रॉड आपने डाल दिया ऐसे ही बाहर खुले में, तो धीरे धीरे उसका ऑक्सीकरण होगा, तो उस पर जंग लगना धीरे धीरे स्टार्ट होगा। ये नहीं आपने शाम को डाला, सुबह वो खराब होगी पूरी की पूरी, ऐसा नहीं होगा। तो मंद अभिक्रियाएं वही अभिक्रियाएं होती हैं जो धीरे धीरे खराब होती हैं। जैसे लोहे के ऊपर जंग का लगना एक मंद अभिक्रिया है।
तो इस तरीके से हम रिएक्शन, अब देखो रिएक्शन सारी हो रही है, मंद रिएक्शन भी हो रही है, लोहे के ऊपर जंग लगना ये भी रिएक्शन हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें डिपेंड कर रही है किसकी, रिएक्टिविटी की स्पीड पर, रिएक्शन की स्पीड पर डिपेंड कर रही है कि स्पीड जिसकी ज्यादा है वो रिएक्शन तेजी से कर ले रहा है, जिसकी स्पीड कम है वो रिएक्शन स्लो कर रहा है। तो वही चीजें हम लोग इस चैप्टर में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसके बाद हमारी हेडिंग बनेगी कि अभिक्रिया का वेग, कि अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग कैसे कैलकुलेट करते हैं या अभिक्रिया का वेग क्या होता है, इसकी डिफिनीशन अगर हम पढ़ें तो जनरल भाषा में तो समझ में आ रहा है कि कोई अभिक्रिया जिस स्पीड से अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होती है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ये जनरल लैंग्वेज है, अगर आपको डेफिनेशन समझनी है कि जिस स्पीड से, जिस गति से कोई अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है उसे हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। लेकिन हमें ये तो अब वहाँ तो छाप नहीं देंगे, हमारे घर में चाय बन रही थी और वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही थी जिसकी वजह से ये अभिक्रिया का वेग है। साइंस की भाषा लिखनी पड़ेगी। तो साइंस की लैंग्वेज में इसी चीज़ को बताने के लिए वो कहते हैं ये जो परिवर्तन है ये सांद्रता के बेस पर लेते हैं, एक आधार बनाया गया, उसका बोला गया सांद्रता, कि कोई पदार्थ जैसे इसकी सांद्रता है। हमने एक एग्जांपल लिया, हमारे पास में एक प्रोडक्ट ए है और जो बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने कहा अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो बोला गया जो अभिकारक है, अभिकारक जिस रेट से, अभिकारक की सांद्रता जिस रेट से डिक्रीज हो रही है, जिस रेट से कम हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष अभिकारक की सांद्रता जिस दर से कमी हो रही है और इसमें कमी होगी तो ये बढ़ेगा उत्पाद। या फिर उन्होंने कहा कि अगर उत्पाद के बेसिस पे आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि समय के सापेक्ष उत्पाद की सांद्रता जिस रेट से वृद्धि कर रहा है उसे हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है कि अगर कोई हमारे पास में क्या है, अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता समय के सापेक्ष, अभिकारक की सांद्रता में आप यहां लिख सकते हो डेफिनेशन, अभिकारक की सांद्रता में समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। वेग कहलाता है कि समय के सापेक्ष जो अभिकारक की सांद्रता में हो परिवर्तन होगा वो अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। तो बोला गया क्या ये चीज उत्पाद के लिए भी लिखा जा सकता है, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है कि अभिकारक की यहाँ उत्पाद की सांद्रता में समय के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का वेग कहलाएगा। और दोनों से ये अभिक्रिया का वेग सेम आएगा। देखो जिस स्पीड से अगर ये अभिकारक में कमी आएगी, अभिकारक की सांद्रता में, उसी स्पीड से तो ये बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं ये डिसॉल्व हो रहा है तेजी से और ये धीरे धीरे बन रहा है। जिस स्पीड से ये कम होगा उसी स्पीड से ये प्रोडक्ट बन रहा होगा। अब अभिक्रिया का वेग को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए, जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आया है, जिनके अंदर दिमाग में ये वाली रिएक्शन चल रही है, समझ ही नहीं आया, मंद अभिक्रिया है, तो 10-15 मिनट बाद समझ में आएगा, तो कोई बात नहीं, हम इसको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या है। कि हमारे पास में मान लेते हैं हमने हमारे पास ये एक समय लिया, समय, और एक तरफ हमने उत्पाद लिया, प्रोडक्ट, अभिकारक लिया, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर रिएक्टेंट R और इधर ले लिया हमने प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में जब समय t बराबर 0 था उस समय जो अभिकारक था हमारे पास में, या जो प्रोडक्ट अभिकारक था वो 10 था और उत्पाद 0 था। समय अभी स्टार्ट नहीं हुई रिएक्शन। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद में हमने देखा ये 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट हम अगले t बराबर 4 सेकेंड में देखेंगे तो ये 6 रह गया, ये 4 हो गया। फिर अगले हम 2 सेकेंड बाद फिर देखेंगे 6 सेकेंड में, तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। नेक्स्ट हम t बराबर अगर 8 सेकेंड में देखें तो ये कितना रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और अगली हम t बराबर अगर हम 10 सेकेंड के बाद में देखूं ये कितना बचेगा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10। तो ये रिएक्शन 10 सेकेंड के बाद में पूरी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें पूरा अभिकारक हमारा क्या हो जाता है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। अब अगर हमारे पास में ये हमारे पास में
अगर हमें अभिक्रिया का वेग कैलकुलेट करने की बात आए कि अभिक्रिया का वेग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले इसकी सांद्रता 10 थी, मान लेते हैं इस जगह पर हम अभिक्रिया का वेग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कितना होगा। तो ये मान लेते हैं R1 है और ये हमारे पास R2 है और ये हमारे पास T1 है, ये T2 है। तो अगर हमें अभिक्रिया का वेग या दर कैलकुलेट करने की बात आए तो R2 माइनस R1 बटे में T2 माइनस T1, यही तो निकालेंगे। अंतर कितना आया, अभिकारक में परिवर्तन कितना हुआ, तो परिवर्तन 8 से 6 हो गया, तो R2 माइनस R1 हम करेंगे यहाँ पे। तो और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 माइनस का 8, 6 माइनस का 8 यहाँ पे आ जाएगा। समय कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 2, कैलकुलेट करेंगे -2 बटे 2 आएगा कि नहीं, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये अभिक्रिया का वेग आ गया। अगर यहीं पर हम प्रोडक्ट की बात करें, ये हमारे पास P1 है, ये तो अभिक्रिया का वेग किसके, अभिकारक के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हुआ है। तो ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कमी, कि हर सेकंड में 1 की कमी हो रही है, 2 सेकंड में 2 की कमी होगी, इसीलिए 2 सेकंड का अंतर है तो 2 की कमी हो रही है। ये क्या दिखा रहा है, ये हर सेकंड, प्रत्येक सेकंड में 1 सेकंड के अंदर 1 की कमी हो रही है। स्पीड इतनी स्पीड से है कि हर सेकंड ये 1 कम हो जा रहा है। ये 1 सेकंड में ये 9 बचेगा और ये 1 हो जाएगा, हर सेकंड में 1 हो गया, तो ये कमी दिखा रहा है माइनस। अब अगर हमें उत्पाद के अकॉर्डिंग अभिक्रिया का वेग निकालना है कि वेग बराबर, तो यहाँ पर भी अगर हम इसको P1 मान लें और इसको हम P2 मान लें, तो आप लिखोगे P2 माइनस P1 बटे में T2 माइनस T1, और P2 हमारे पास कितना है, 4 है, और ये हमारे पास 2 है, बटे में 4 माइनस 2, सॉल्व करोगे तो 2 बटे 2 आ जाएगा, और यहाँ से 2 बटे 2 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ से कैलकुलेट करके अभिक्रिया का वेग कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। अब देखो अभिक्रिया का वेग दोनों का मान बराबर है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका माइनस में है और इसका प्लस में है। तो माइनस में अभिक्रिया का वेग ये दिखा रहा है अभिकारक में कमी हो रही है 1 की, और यही चीज, ये चीज जो उत्पाद का प्लस का अभिक्रिया का वेग आया है, ये बता रहा है कि अभिक्रिया के जो उत्पाद है वो 1 की वृद्धि हो रही है। तो ये दोनों से अभिक्रिया का वेग की आप डेफिनेशन लिख सकते हो। तो एक डेफिनेशन ये हो गया अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। तो इसका अगर आप फार्मूला लिखना चाहो कि इसका फार्मूला क्या होगा, तो आप लिख सकते हो ये डेल्टा P है बटे में डेल्टा T, यही तो होगा। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग फार्मूला लिखना चाहो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो ये डेल्टा R बटे में डेल्टा T। अच्छा, ये दोनों बराबर कब लिख सकते हैं, क्या अभिक्रिया का वेग ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो बराबर होते ही हैं। अभिकारक की अभिक्रिया का वेग, उत्पाद की अभिक्रिया का वेग दोनों बराबर होते हैं, सिर्फ इतना अंतर होता है लिखना। जब आपको अगर बराबर है कि अगर हम सर बराबर कैसे लिखें, तो आप अभिक्रिया के वेग को ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा R अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये बराबर हो जाएगा। कंडीशन है कि अगर आप यहाँ माइनस लगा दो तब बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि इससे ऑलरेडी माइनस में आएगा, माइनस लगा दोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में। अब ये दोनों प्लस में है तो इक्वल हम लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा अभिक्रिया का वेग क्या है, एक है अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अकॉर्डिंग और एक है अभिक्रिया का वेग उत्पाद के अकॉर्डिंग। ये डेफिनेशन है अभिक्रिया के वेग की। अब इसकी बात आती है, अगर हमने अभिक्रिया का वेग सीख लिया अच्छे से कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, किस तरीके से रेट जो घट बढ़ रहा है यही अभिक्रिया का वेग है हमारा। तो इसके बाद बात आती है अभिक्रिया का वेग की यूनिट की बात आती है कि इसका मात्रक कई बार पूछा गया एग्जाम में कि इसका मात्रक क्या होता है, कि यूनिट बताइए अभिक्रिया का वेग का मात्रक। तो इसे हम रफ कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि जो अभिक्रिया का वेग है वो किस तरीके से किस किस पर निर्भर कर रहा है, अभिकारक के ऊपर भी निर्भर कर रहा है और उत्पाद के ऊपर भी निर्भर कर रहा है, कि अगर उत्पाद में जितनी स्पीड से वृद्धि हो रही है वो भी अभिक्रिया का वेग है, या फिर अभिकारक में जिस स्पीड से कमी हो रही है वो भी अभिक्रिया का वेग है। तो अब अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग वो क्या हो सकता है, आप कह सकते हो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय अंतराल, यही तो हो सकता है, बटे में समय अंतराल, या फिर समय में परिवर्तन आप देख सकते हो।
अंतराल, तो बटे में समय अंतराल, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। अभिकारक की अभिक्रिया का वेग को अगर आप v से लिखो, कहीं r से भी रिप्रेजेंट किया गया है क्योंकि r फॉर रेट होता है, ठीक है, रेट मतलब स्पीड है। यहाँ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, इसको डेल्टा r से लिखा गया बटे में डेल्टा t से रिप्रेजेंट किया गया। ऐसे ही उत्पाद की अगर आप सांद्रता लिखते हो r बराबर, ये r जो है ये किसका है, ये अभिकारक का है, रिएक्टेंट का, और ये प्रोडक्ट का, तो ये डेल्टा p बटे अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। दोनों को इक्वल करना है तो माइनस का डेल्टा आर बटे में डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब ये दोनों प्लस के हो गए तो इक्वल कर सकते हो। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हमको इसकी यूनिट निकालनी है, यूनिट मात्रक क्या होगा, तो सांद्रता का मात्रक आपको पता होना चाहिए कि ये सांद्रता बटे समय का मात्रक। सांद्रता का मतलब अगर स्पीड आपको निकालना है तो v बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बटे में डेल्टा टी। तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है यूनिट निकालने के लिए, मात्रक अगर हम यहां से निकालेंगे तो सांद्रता का मात्रक क्या होगा, मोल पर लीटर इनवर्स, ठीक है, मोल पर MOL मोल पर लीटर इनवर्स, ये सांद्रता का मात्रक होता है। और बटे में क्या है, बटे में डेल्टा टी समय, तो सेकेंड, और अब ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये इसका मात्रक होता है अपक्रिया के वेग का, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो अपक्रिया का ये मात्रक हो गया। अब दूसरी चीज है कि ग्राफ से कैसे प्रदर्शित करेंगे अपक्रिया का वेग, तो इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, ठीक है, ग्राफ इसका देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। अपक्रिया के वेग का ग्राफ, तो एक तो बनेगा अभिकारक के लिए और एक बनेगा उत्पाद के लिए। अभिकारक के लिए आप देख रहे होगे अपक्रिया का जो वेग है वो धीरे धीरे कम होगा, अभिकारक क्या होता है, कम होता चला जाएगा। तो ये अभिक्रिया का जो वेग है, मान लेते यहाँ पे इतना था, पहले अभिकारक आपका R1 था, उसके बाद में ये अभिकारक कम हो गया, यहाँ पे R2 हो गया। तो जो अभिक्रिया का जो वेग है ये बता रहा है, ये वाला जो ग्राफ है यहाँ से ये बता रहा है कि ये ग्राफ जो है ये v बराबर ये कितना है, डेल्टा आर बटे में डेल्टा टी है, और डेल्टा आर क्या है, R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1। तो ये ग्राफ है, ये अभिकारक है आपका, पहले पर R था स्टार्टिंग में, और ये हमारा समय इस तरफ, इस समय T1 था पहले, थोड़ी देर के बाद में समय कितना हो गया T2, लेकिन अभिकारक क्या हो गया, घट गया, देखो। तो ग्राफ से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। चीजें उसी तरीके से ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब देखो इसी का अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन प्रोडक्ट का देखें कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से इंक्रीज करेगा, और कहीं पर जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा। देखो अपक्रिया की स्पीड भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके अपक्रिया की स्पीड बढ़ती चलेगी रुकी ही नहीं, वो कहीं ना कहीं जाके एक सेचुरेशन स्टेट में आ जाएगी, जहां पर वो क्या हो जाएगी, वो रुक जाएगी फिर। तो एक इसीलिए ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं पहले उत्पाद मान लेते इतना था P1, ये तब समय कितना था उस समय T1, लेकिन थोड़े समय के बाद में समय T2 पर जब हमने चेक किया तो उत्पाद इतना हो गया P2। तो ये जो रिप्रेजेंट यहाँ ये वाला एरिया जो दिखा रहा है, ये वाला एरिया ये स्पीड को दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से डेल्टा P बटे डेल्टा T, या फिर आप क्या कह सकते हो P2 माइनस P1 बटे T2 माइनस T1। तो इस तरीके से हम अपक्रिया के वेग को ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा उसकी हम यूनिट भी बता सकते हैं, अगर हमसे कोई यूनिट पूछे अपक्रिया के वेग की यूनिट क्या होगी, तो मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। क्लियर है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। इसे रफ करें, चलिए। तो अपक्रिया का वेग भी हम लोग यहाँ पर दो टाइप से डिफाइन करेंगे, दो प्रकार से अपक्रिया का वेग डिफाइन करेंगे। एक को बोलेंगे औसत वेग और एक को हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। औसत वेग और तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस रेट, और एक हो गया एवरेज रेट। तो दो टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ बस, तो दोनों में डिफरेंस भी हम आपको बताएंगे। इसे मैं रफ कर दूं, ठीक है। तो अपक्रिया का वेग हमने सीखा, ठीक है। अभी हम आपकी क्लास सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ क्लास, इसकी जो टर्म्स हैं मैं लिखवा दूंगा, जितने छोटे छोटे टर्म्स हैं, लेकिन आप क्या करिए जब मैं लिखवाऊँ तब आपको ये सब पता होना चाहिए कि हाँ ये सारी चीजें होती हैं। ये नहीं मैं लिखवाए दे रहा हूँ सिर्फ बस, तुम आप जानते ही नहीं हो कि अपक्रिया का वेग क्या होता है,
अभिक्रिया का वेग का मात्रक क्या है, अभिक्रिया का वेग का ग्राफ कैसे बनेगा, ये सारी चीजें जब आपको एक बार इनसे आप फैमिलियर हो जाओगे, जान जाओगे, तो जब आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगी सारी चीजें। अब है अभिक्रिया का वेग जो है वो हम दो प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का जो वेग है उसको हम दो प्रकार से डिफाइन करेंगे। एक है अभिक्रिया का वेग औसत वेग और एक है तात्क्षणिक वेग। एक कौन है हमारा, औसत वेग है, और एक है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, तो औसत वेग और तात्क्षणिक वेग में अंतर इतना है, ये पर्टिकुलर टाइम पे, एक फिक्स टाइम पे इंस्टेंट आपको रिएक्शन की रेट दे देगा, ये इस स्पीड से रिएक्शन हो रही है। मतलब किसी पर्टिकुलर एक छोटे से मोमेंट पर, एक छोटे से टाइम पर, उतने ही टाइम पे, जैसे एक सेकंड के लिए निकालो किसी की रेट, तो एक सेकंड के लिए किसी का रेट जो दे रहा है वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट है, तात्क्षणिक वेग है। लेकिन आप एक होल रिएक्शन का प्रोसेस बताओ, अब कहीं पर रिएक्शन स्लो भी हुई होगी, कहीं पर तेज भी हुई होगी, कहीं पर धीरे भी हुई है, कहीं तेज भी हुई है, तो एक एवरेज निकल के आएगा। जैसे आपने कहीं स्लो हुई, कहीं धीरे हुई, लगभग में आपने लास्ट में बताया कि हमारी जो अभिक्रिया का वेट है, जो अब स्पीड तात्क्षणिक वेग से इससे लेना देना अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप स्पीड, बाइक की स्पीड से आप समझ लीजिए कि आपने कहीं, आपको जाना है, मान के चलो आपको लखनऊ जाना है, तो आपकी जो स्पीड है वो कम ज्यादा आप कर रहे हो, कहीं चौराहा पड़ गया स्लो कर लिए, कहीं बढ़िया रास्ता मिल गया तो स्पीड बढ़ा लिए। लेकिन जब आप लास्ट में लखनऊ पहुंचे तो आपने देखा कि मैं 2 घंटे में पहुंचा। अब 2 घंटे में पहुंचा, इसका मतलब आपकी स्पीड कुछ रही होगी, तो एक एवरेज स्पीड निकल के आती है कि फिर आप नहीं बता पाते हो कि हम चौराहे पर 90 पे थे, फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, गांव में जब गए तो थोड़ा सा स्पीड कम हो गई, ऐसा तो नहीं बताते हो। आप बताते हो 40-50 के आसपास हम आए हैं लगभग। तो इस तरीके से जो स्पीड बताई जाती है वो हमारी औसत वेग है। लेकिन अगर आप बाइक चला रहे हो और मैं आपसे फोन करके पूछूं कि बताओ इस चौराहे कहाँ हो, तो तुमने कहा सर यहाँ है, हमने कहा बताओ स्पीड कितनी है इस समय गाड़ी की, तो जो बता देना उस समय पर्टिकुलर टाइम पे जो आपने स्पीड बताई कि मेरी इस समय गाड़ी की स्पीड 90 है या फिर 45 है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है, किसी अभिक्रिया का अभिक्रिया से रिलेट कर दिया गया। किसी अभिक्रिया का वेग जो है इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर बताना होता है, निकालना होता है, तो उसे हम लोग कैसे निकालते हैं, तात्क्षणिक वेग से निकालते हैं। और किसी टोटल अभिक्रिया में कितना समय लगा और समय से डिवाइड करके टोटल हम अभिक्रिया वेग पता करते हैं, किस रेट से अभिक्रिया हुई है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, औसत वेग बोलेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम v बराबर कैसे निकलेंगे, डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, ऐसे लिखते हैं, माइनस आगे लगा लीजिएगा, बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं इस अभिक्रिया के वेग को लिखने के लिए। लेकिन इस अभिक्रिया के वेग को रिप्रेजेंट करने के लिए इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक वेग को, तो VINS टी इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक को इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, इज इक्वल टू, या तो आप लिखो लिमिट लगा दो, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। टेंडिंग का मतलब यहां पर यह है कि अप्रोक्सीमेट, लगभग जो टाइम है वो जीरो के पास है, ना कि जीरो के पास है। तो उस समय ये जो डेल्टा पी डेल्टा आर बटे डेल्टा टी होगा, वही अभिक्रिया का वेग हमारा तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। क्लियर है? या फिर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। जब समय को बहुत छोटा कर दिया जाएगा तो उस समय हमारा जो वेग होगा वही हमारा तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है औसत वेग और तात्क्षणिक वेग को। अगर आप ये लिमिट डेल्टा टी वाली कहानी नहीं लिखना चाहते हो तो v इज इक्वल टू INST, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या हो जाएगी, dv अपॉन dr अपॉन dt लिख सकते हो। डी डेल्टा से छोटा d होता है, तो डेल्टा के हटा के डी लिख दीजिए, तो ये डेल्टा टी नहीं लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ही होता है बहुत कम समय, डेल्टा टी, यहाँ डी टी का मतलब होता है बहुत छोटा समय। तो डी टी लिख लो या डेल लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी है। तो डीपी अपॉन डी टी, ये हमारा आंसर हो जाए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसके बाद किसी अभिक्रिया, कोई रिएक्शन दी है, अगर हमें कोई रिएक्शन दी है तो उस रिएक्शन से अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, ये लिखने को भी आता है पेपर में, कि कोई अभिक्रिया हमें दी है, ठीक है,
लेट अ रिएक्शन, हम मान लेते हैं हमारे पास ए कोई रिएक्शन है, गिव्स आउट, ये सी बी प्लस सी, हमें प्रोडक्ट में बी प्लस सी दे रही है। ये हमने कोई रिएक्शन ले ली अपनी तरफ से, एक जनरल रिएक्शन ली, और हमने कहा इस रिएक्शन का जो रिएक्शन दी है इसके अभिक्रिया का वेग लिख के बताओ। कैसे लिखेंगे अभिक्रिया का वेग? तो अभिक्रिया का वेग लिखने का जो तरीका है ध्यान से समझिएगा, लिखने को आता है एग्जाम में। ये हमारे पास में एक अभिकारक है, इस साइड अभिकारक होते हैं जिसको आप रिएक्टेंट कहते हो, रिएक्टेंट भी बोला जाता है, रिएक्टेंट। ये अभिकारक होते हैं या इसको क्रियाकारक भी बोला जाता है, कई जगह पर ये क्रियाकारक के नाम से फेमस है। इसको आप उत्पाद कहते हो, इधर जो दूसरी तरफ बनता है उत्पाद होता है, ये प्रोडक्ट बोला जाता है, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट को पी से और रिएक्टेंट को आर से। तो इसको अभिक्रिया का वेग लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो वेग बराबर, ध्यान से समझिएगा, इधर वेग लिखने जा रहे हैं हम लोग, इसकी सांद्रता डेल्टा ए बटे में डेल्टा टी, ये अभिक्रिया का वेग लिखने का तरीका है। सांद्रता को आप ऐसे लिख सकते हो, सांद्रता को किसी रिप्रेजेंट करने के लिए इसको इस ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है, डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए में जो परिवर्तन हुआ है ए की सांद्रता में, सांद्रता को इस ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। अगर किसी की सांद्रता लिखना है तो ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये इसकी हमारा क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग हो गया। और कैसे लिख सकते हैं? यही अभिक्रिया का जो वेग है ये किसके बराबर होगा? ये सांद्रता इन बी बटे डेल्टा टी, इसके बराबर होगा। भाई जिस स्पीड से ये टूट रहा होगा उसी स्पीड से तो ये बन रहा होगा, ऐसा तो नहीं ये टूट रहा है 200 की स्पीड से और ये बन रहा है 5 की स्पीड से, तो बाकी सब कहां चला जाएगा? फिर जिस स्पीड से ये बन रहा होगा उसी स्पीड से तो ये बन रहा होगा। किसी एक रिएक्शन में अभिक्रिया का वेग तो समान होगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे आप कह रहे हो जैसे कोई भी रिएक्शन है, जिस स्पीड में पूरी रिएक्शन होगी वो उस रिएक्शन में पूरी में अभिक्रिया का वेग समान होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। और वेग कैसे लिख सकते हैं? ये सारे वेग बराबर होंगे डेल्टा सांद्रता ऑफ सी बटे में डेल्टा टी। तो ये हमने अभिक्रिया का जो वेग लिखा है ऐसे ही लिखा जाता है। अब ये तीनों बराबर हो जाएंगे अगर आप यहाँ माइनस लगा दीजिए, क्योंकि अभिकारक माइनस में देगा तो माइनस लगा दोगे तो प्लस में आ जाएगा, और ये दोनों उत्तर प्लस में देंगे, तो हर पद की अभिक्रिया का वेग इसके बराबर होगा। अभी एक हमने यहाँ पे जो हमने अभिक्रिया का वेग आपको लिखना सिखाया है, ऐसी रिएक्शन मैंने ली है जिसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो 1 है। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने H2 और प्लस Cl2 लिया और दोनों को मर्ज करके रिएक्शन कराई, 2HCl बन गया, तो इसके आगे जो ये नंबर लिखा होता है ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है। रस मितीय समीकरण गुणांक, ठीक है, तो रस मितीय समीकरण गुणांक कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हिंदी में भी ये भी लिख के आ जाता है स्टाइकियोमेट्रिक, एनसीईआरटी की बुक में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास में H2Cl2, तो ये जो नंबर आगे लिखे बैलेंस करने के लिए जो आप नंबर लिखते हो, इक्वेशन को बैलेंस जब आप करते हो तो जो नंबर लिखते हो तो वो क्या कहलाते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, तो इसकी अगर इसका वेग आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? क्योंकि इसमें तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया, तो इसका इस समय अगर आप वेग लिखो, जैसे मैं इसका वेग लिखता हूं, तो वेग बराबर सांद्रता इन H2 डिवाइड बाय डेल्टा टी, सही है, आगे माइनस लगा लीजिए, ये बराबर होगा माइनस सांद्रता ऑफ Cl2 डिवाइड बाय डेल्टा टी, सही है। ये क्या लिखोगे? डेल्टा सांद्रता ऑफ HCl डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो ये गलत है, ये इसके बराबर नहीं हो सकता, या फिर यहां 2 लिख दोगे तब भी ये गलत है, ये बराबर नहीं होगा। ये बराबर कब होगा? जब इसकी सांद्रता, ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये बटे में आ जाएंगे, तो 1 के बटे में डिवाइड करके फिर उसका ये लिखना अभिक्रिया का वेग, तब ये सही है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। एक और मैं अभिक्रिया लिखता हूं समझाने के लिए कि मेरे पास एक जर्नल रिएक्शन है, मैंने लिख लिया ए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A प्लस B और गिव्स आउट, ये क्या हो जाएगा? C कैपिटल C, स्मॉल c कैपिटल C है, और प्लस स्मॉल d और कैपिटल D। ये हमने रिएक्शन लिख ली और इसमें अभिक्रिया का वेग आपको लिखने के लिए बोला, तो हम आप लिखेंगे कैसे? वेग बराबर -1/A
-1/a डिवाइड बाई डेल्टा टी, -1/b सांद्रता ऑफ b अपॉन डेल्टा टी, और प्लस का 1/c सांद्रता ऑफ c डिवाइड बाई डेल्टा टी, और 1/d सांद्रता ऑफ d अपॉन डेल्टा टी। तो इसकी जो सांद्रता होगी वो इस तरीके, d की सांद्रता बटे में, d की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय, इस तरीके से हम लोग किसी भी रिएक्शन के वेग को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर आएंगे वो 1 के बटे में हो जाएंगे। अगर ये अभिकारक की तरफ होंगे तो -1 के बटे में हो जाएंगे, अगर ये उत्पाद की तरफ होंगे तो +1 के बटे में हो जाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। समझ में आया धीरज? चलो कुछ रिएक्शन देते हैं वो करके दिखाइए, उनकी अभिक्रिया का वेग लिख के दिखाइए। देखिए लास्ट में आपको अभिक्रिया का वेग लिखना है, तो वेग बराबर, ध्यान से समझिएगा, मैं एक साथ लिखता चला जाऊंगा। वेग बराबर, यहाँ 5 है तो -1/5, क्योंकि ये अभिकारक है, अभिकारक है, इधर जितने एरो के हैं उधर माइनस लगा के तब लिखोगे। -1/5 सांद्रता ऑफ बी आर डेल्टा बी आर माइनस अपॉन डेल्टा टी, इसमें -1/6 इसकी सांद्रता H+ की सांद्रता बटे में डेल्टा टी, बराबर ये माइनस लगा लोगे आगे, -BrO3 माइनस अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पर प्लस लगेगा 1/3 Br2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी। लो लिख गए, आगे लिख लोगे सभी की? तो ये लिख के लाना, ये होमवर्क है आपका घर से, ठीक है? बाकी क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कल इसी को आप पढ़ के आओगे घर से, आपके पास जो बुक्स वगैरह है उसे पढ़ लेना एक बार, और जो मैंने लिखवाया एक बार इसको देख लेना, ठीक है? कल इसके जो नोट्स होंगे वो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग।